नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत की कहानी में उतर रहे हैं जिसने मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इनके तूफानी उदय से लेकर इनके शिखर और फिर उतने ही नाटकीय पतन की पूरी दास्तां बयां करते हैं। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये साम्राज्य इतनी तेजी से फैला कैसे। इनकी असली ताकत क्या थी? सिर्फ तलवार या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, जो शक्ति दिल्ली के सिंहासन को नियंत्रित कर रही थी, वो आखिर बिखर कैसे गई? और कैसे अंग्रेजों के लिए पूरा मैदान साफ हो गया। हाँ, चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये राजनीति, कूटनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और कह सकते हैं कि कुछ बड़ी गलतियों की कहानी है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पश्चिमी दक्कन से। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन उनके बाद हालात थोड़े बिगड़ गए। औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी की हत्या कर दी और उनके बेटे शाहू को कैद कर लिया। या मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुगलों के पास उनका सबसे बड़ा कैदी था शाहू। फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने उन्हें रिहा क्यों कर दिया? ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? देखने में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ये मुगलों की एक बहुत सोची समझी चाल थी। वो जानते थे कि 20 साल की कैद के बाद जब शाहू वापस जाएंगे तो सीधा टकराव होगा। टकराव किससे? उनकी चाची ताराबाई से, जो उस वक्त अपने बेटे के नाम पर राज कर रही थी। और हुआ भी वही। शाहू के आते ही मराठों में गृह युद्ध छिड़ गया। असली हकदार कौन है इसे लेकर। तो मुगलों का मकसद पूरा हो गया, मराठे आपस में ही लड़ने लगे। बिल्कुल। और इसी आपसी लड़ाई और उथल-पुथल के बीच से एक ऐसा किरदार उभरा जिसमें सब कुछ बदल दिया। बालाजी विश्वनाथ। स्रोतों में उन्हें एक शानदार प्रशासक बताया गया है। सिर्फ शानदार नहीं, वो एक राजनीतिक जादूगर थे। वो कोंकण के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी समझ और काबिलियत जबरदस्त थी। उन्होंने शाहू का साथ दिया और अपनी सूझबूझ से ताराबाई को कमजोर कर दिया। हाँ, उनकी मदद के बिना शाहू के लिए ये लड़ाई जीतना नामुमकिन था। तो शाहू ने जरूर उन्हें कोई बड़ा इनाम दिया होगा। सबसे बड़ा इनाम 1713 में शाहू ने उन्हें पेशवा यानी प्रधानमंत्री बना दिया। पेशवा? और यहीं से मराठा इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सत्ता का केंद्र छत्रपति के दरबार से पेशवा के दफ्तर में शिफ्ट हो गया। मतलब राजा अब सिर्फ एक प्रतीक रह गए और असली ताकत, सारे फैसले पेशवा के हाथ में आ गए। सही। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और मैंने स्रोतों में एक दिलचस्प शब्द पढ़ा है, फितना। बताया गया है कि ये उनकी राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा था। इसका मतलब क्या है? फितना एक कमाल की रणनीति थी। इसका मतलब था कि दुश्मन से सीधे भिड़ने की बजाय उसके घर में फूट डालो। हाँ, उसके आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाओ और अपना प्रभाव बढ़ाओ। मराठे इस खेल के माहिर थे। वो मुगल दरबार में एक गुट को दूसरे के खिलाफ भड़काते, कमजोर पक्ष का साथ देते और बदले में बड़ी बड़ी रियायतें हासिल कर लेते। ये तलवार से ज्यादा दिमाग का खेल था। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 1719 में देखने को मिला, जब बालाजी विश्वनाथ दिल्ली पहुंच गए और सैयद बंधुओं की मदद से मुगल बादशाह को ही गद्दी से हटवा दिया। ये तो एक तरह से दिल्ली पर मराठा ताकत का पहला बड़ा प्रदर्शन था। बिल्कुल। और इसके बदले में जो उन्हें मिला, उसे हमारे स्रोत मराठा प्रभुत्व का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उन्हें एक शाही फरमान मिला जिसने मराठों को पूरे दक्कन और दक्षिण भारत से 2 तरह के टैक्स वसूलने का कानूनी हक दे दिया। कौन से टैक्स? चौथ और सरदेशमुखी देने के बदले में लिया जाता था। और सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त टैक्स था, उस इलाके के सबसे बड़े देशमुख या मुखिया होने के नाते। मतलब कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। इसने मराठों को आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली बना दिया। लेकिन इतने बड़े इलाके से टैक्स वसूलना किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं थी। इसका इंतजाम कैसे किया गया? यहीं पर बालाजी विश्वनाथ ने एक और दुर्गामी फैसला लिया। क्या? जो उस समय तो बहुत कारगर था, लेकिन बाद में साम्राज्य के लिए घातक साबित हुआ। ओके। उन्होंने टैक्स वसूली के लिए अलग अलग इलाके अलग अलग मराठा सरदारों को सौंप दिए। अच्छा। यहीं से मराठा संघ यानी कॉन्फेडरेसी की नींव पड़ी। हाँ। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे, बड़ौदा के गायकवाड़। मतलब ये सब सरदार अपने अपने इलाकों में लगभग स्वतंत्र हो गए। हाँ, बस उन्हें पेशवा को एक हिस्सा देना होता था। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार थी। इसने तेजी से विस्तार करने में मदद की,
लेकिन साथ ही इसने केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने वाले बीज भी बो दिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने मराठा ताकत को हर दिशा में फैलाया। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ा तो यही सरदार अपनी अपनी मनमानी करने लगे और साम्राज्य बिखरने लगा। सही। तो बालाजी विश्वनाथ ने एक मजबूत मंच तैयार कर दिया, लेकिन इस साम्राज्य को दिल्ली के दरवाजे तक कौन ले गया? वो तो उनके बेटे थे। हाँ। है पेशवा बाजीराव प्रथम। हाँ, पेशवा बाजीराव प्रथम, लड़ाकू पेशवा। लड़ाकू पेशवा सिर्फ 20 साल की उम्र में पेशवा बने और शिवाजी महाराज के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े महारथी माने जाते हैं। उनका एक बहुत मशहूर कथन है जो उनकी पूरी सोच को बताता है। क्या? उन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, आइए हम इस खोखले हो चुके पेड़ के तने पर ही सीधा प्रहार करें, शाखाएं तो अपनी आप गिर जाएंगी। क्या बात है, मतलब सीधा दिल्ली पे निशाना। ये तो बहुत ही आक्रामक रणनीति थी। और उन्होंने ऐसे कर दिखाया पूरी तरह से। उनकी रफ्तार और रणनीति का कोई जवाब नहीं था। वो लड़ाई से पहले दुश्मन के मन में खौफ पैदा कर देते थे। और उन्होंने हिंदू पद पातशाही का नारा भी दिया था, है ना? हाँ, एक अखिल हिंदू साम्राज्य का नारा, ताकि राजपूतों और दूसरे हिंदू राजाओं को एक झंडे के नीचे लाया जा सके। उन्होंने हैदराबाद के शक्तिशाली निजाम को 2 बार धूल चटाई, पुर्तगालियों को कोंकण तट से खदेड़ दिया और 20 साल के अपने कार्यकाल में एक भी लड़ाई नहीं हारी। एक भी नहीं, मराठा साम्राज्य को उत्तर में दिल्ली और पूर्व में बंगाल तक पहुंचा दिया। बाजीराव प्रथम के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव आए, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है। उनके समय में तो साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था ना? बिल्कुल। उनके समय में मराठा साम्राज्य कटक से अटक तक फैल गया। अटक जो आज के पाकिस्तान में है। कटक से अटक तक। ये मराठा शक्ति का शिखर था। बालाजी बाजीराव अपने पिता की तरह महान योद्धा तो नहीं थे, लेकिन एक अच्छे प्रशासक थे। और उनके दौर में एक और बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ। वो क्या था? 1750 का सांगोला समझौता। संगोला समझौता, ये क्या था? ये एक तरह से वो आखिरी दस्तावेज था जिसने छत्रपति की बची-कुची ताकत भी छीन ली और औपचारिक रूप से सारी शक्तियां पेशवा को दे दी। अच्छा। राजधानी भी सतारा से पूना शिफ्ट हो गई, जो पेशवाओं का मुख्यालय था। अब पेशवा ही मराठा साम्राज्य के निर्विवाद शासक थे। तो मराठे अब दिल्ली में किंगमेकर बन चुके हैं, पंजाब तक उनका नियंत्रण है और साम्राज्य अपने शिखर पर है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जब आप शिखर पर होते हैं तो वहां से नीचे आने का रास्ता भी शुरू होता है। और मराठों के लिए यह ढलान बहुत ही भयानक साबित हुई। पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठों का पंजाब तक विस्तार, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली को सीधी चुनौती थी। अब्दाली ने इसे इस्लाम पर खतरे के तौर पर पेश किया और भारत की मुस्लिम ताकतों जैसे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदारों को अपने साथ मिला लिया। और यहाँ मराठों से एक बहुत बड़ी गलती हुई। जब उन्हें दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह उनकी अपनी नीतियां थीं। चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के उनके तरीके अक्सर बहुत कठोर होते थे। अच्छा। उन्होंने राजपूतों, जाटों और सिखों के इलाकों में भी लूटपाट और छापेमारी की थी। तो नतीजा ये हुआ कि जब अब्दाली आया तो इन भारतीय शक्तियों में से कोई भी मराठों का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी नहीं। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत से सबको डराया जरूर, पर दोस्त किसी को नहीं बनाया। और फिर 14 जनवरी 1761 को वो लड़ाई हुई। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ। लेकिन मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, मराठे तो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए जाने जाते थे। वे पानीपत में एक पारंपरिक आमने सामने की लड़ाई में कैसे फंस गए? ये तो उनकी ताकत के बिल्कुल खिलाफ था। ये उस लड़ाई की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। सदाशिवराव भाऊ एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उन्हें दक्कन में लड़ने का अनुभव था, उत्तर भारत के मैदानों का नहीं। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मराठा सेना के साथ लगभग 2 लाख गैर लड़ाकू लोग भी थे। 2 लाख? हाँ, तीर्थयात्री, औरतें, बच्चे। इससे सेना की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। 2 लाख आम लोग सेना के साथ? ऐसा क्यों? वो उत्तर भारत में तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, इस भरोसे पे कि मराठा सेना उनकी रक्षा करेगी। लेकिन ये एक जीती जागती आपदा बन गई। कैसे? अब्दाली ने उनकी सप्लाई लाइन काट दी और मराठा कैंप में भूखमरी फैल गई। ओहो। आखिर में भूखे प्यासे मराठा सैनिकों को अपने कैंप से बाहर निकलकर लड़ना पड़ा और वो अब्दाली के जाल में फंस गए। नतीजा बहुत ही भयानक था। सदाशिवराव भाऊ समेत लगभग 28,000 सैनिक मारे गए। कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसका कोई सदस्य उस लड़ाई में शहीद ना हुआ हो। एक पूरी पीढ़ी का सफाया। हाँ, और अब्दाली के पास बेहतर तोपखाना भी था, खासकर जंबूरक।
वो क्या होता है? वो ऊंटों पर रखी घूमने वाली छोटी तोपें थीं। ये मराठों के पारंपरिक हथियारों, तलवार और भालों पर भारी पड़ी। इस हार की खबर सुनकर सदमे में पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मौत हो गई। पानीपत के बारे में एक बहुत सटीक बात कही जाती है। क्या? इस लड़ाई ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया कि कौन राज नहीं करेगा। बिल्कुल सही। इसने मराठों की अजेय होने की छवि को चकनाचूर कर दिया और एक नई शक्ति अंग्रेजों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो क्या ये मराठा साम्राज्य का अंत था? लगभग ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी एक छोटा सा पर बहुत शानदार पुनरुत्थान हुआ। एक 17 साल का लड़का पेशवा बना, माधवराव प्रथम। सिर्फ 17 साल की उम्र में? और वो लड़का एक असाधारण नेता निकला। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस तबाही के बाद उन्होंने साम्राज्य को कैसे संभाला होगा। ये मराठा जीवटता का सबसे बड़ा उदाहरण है। माधवराव बहुत ही प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी थे। और उनके साथ नाना फडणवीस भी थे। हाँ, उनके चतुर मंत्री। दोनों ने मिलकर सिर्फ 11 सालों में मराठा साम्राज्य की खोई हुई ताकत और इज्जत वापस हासिल कर ली। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को हराया और 1771 में उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। हाँ, जो अंग्रेजों के पेंशनर बन गए थे। ये अंग्रेजों के मुंह पर एक तमाचा था। अगर माधवराव और जीते तो इतिहास क्या होता, ये सोचना भी मुश्किल है। शायद अंग्रेज कभी सिर ही नहीं उठा पाते, पर ऐसा हुआ नहीं। किस्मत को यही मंजूर नहीं था। 1772 में सिर्फ 28 साल की उम्र में टीबी से माधवराव की मृत्यु हो गई। 28 साल! ये मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत से भी बड़ा झटका था, क्योंकि इस बार उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। और एक काबिल नेता के जाते ही सत्ता के लिए गिद्धों की लड़ाई शुरू हो गई होगी। बिल्कुल। माधवराव के लालची चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे। और उन्होंने अपने ही भतीजे, हाँ, नए पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी। इसके जवाब में नाना फडणवीस और 11 दूसरे सरदारों ने मिलकर एक परिषद बनाई, 12 भाई साजिश। हाँ, और रघुनाथ राव को पूना से खदेड़ दिया। तो अब केंद्र में साजिशें चल रही थीं और जो बड़े सरदार थे जैसे शिंदे और होलकर, वो और शक्तिशाली हो गए होंगे। हाँ, अब केंद्रीय सत्ता पूरी तरह बिखर चुकी थी। महादाजी शिंदे जैसे सरदार तो अपने आप में राजा बन गए थे। उन्होंने फ्रांसीसी अफसरों की मदद से यूरोपियन स्टाइल की एक आधुनिक सेना बनाई। और उन्होंने पहले आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था, है ना? इतनी बुरी तरह कि अंग्रेजों को 1782 में शर्मनाक सालबाई की संधि करनी पड़ी। लेकिन ये सब अलग अलग लड़ रहे थे, एक मराठा साम्राज्य के तौर पर नहीं। सही कहा। वो संघ अब टूट चुका था। हर कोई अपने लिए खेल रहा था। पूना में साजिशें इतनी बढ़ गईं कि युवा पेशवा सवाई माधवराव ने नाना फडणवीस के कड़े नियंत्रण से तंग आकर 1795 में आत्महत्या कर ली। क्या? और फिर पेशवा बनाया गया उसी देशद्रोही रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय को, जो एक बेहद अयोग्य और डरपोक शासक साबित हुआ। बिल्कुल। और फिर वो हुआ जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1802 में होलकर ने पेशवा और शिंदे की मिलीजुली सेना को हरा दिया। और डरा हुआ बाजीराव द्वितीय भागकर किसके पास गया? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास। हाँ, और उसने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर दस्तखत कर दिए। ये मराठा स्वतंत्रता का मृत्यु पत्र था। हाँ, इस संधि के तहत पेशवा ने अपनी सारी विदेश नीति और आजादी अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी। ये एक सहायक संधि थी। तो पेशवा ने खुद ही अपने साम्राज्य को अंग्रेजों को बेच दिया, सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए। बिल्कुल। अंग्रेज तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। इस संधि के बाद हुए दूसरे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्धों में उन्होंने एक एक करके सभी मराठा सरदारों को हरा दिया। और 1818 में पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। और मराठा साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। तो एक क्षेत्रीय शक्ति से एक अखिल भारतीय साम्राज्य तक का इतना शानदार सफर और फिर इतना दुखद अंत। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो स्रोतों के हिसाब से उनकी विफलता के मुख्य कारण क्या थे? कुछ कारण बहुत साफ नजर आते हैं। पहला, उनका राजनीतिक ढांचा पुराना था। वो एक संघ थे, एक मजबूत केंद्रीय राज्य नहीं। दूसरा, उनकी अर्थव्यवस्था व्यापार या उद्योग पर नहीं बल्कि टैक्स वसूली और कह सकते हैं कि लूट पर आधारित थी, जिससे उन्होंने कभी भी आम लोगों का दिल नहीं जीता। बिल्कुल नहीं। उन्होंने किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगाए। और तीसरा, उनके पास कोई एक तोनी दृष्टि या विजन नहीं था। मतलब वो मुगलों की जगह तो लेना चाहते थे, पर उनसे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं दे पाए। संक्षेप में, वो एक आधुनिक राज्य बनाने में नाकाम रहे।
ये पूरी कहानी सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या? स्रोतों में जिक्र है कि आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे नाना साहेब 1857 के विद्रोह के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। हाँ, ये सही है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि मराठा साम्राज्य की कहानी भले ही 1818 में खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी खोई हुई आज़ादी की वो याद, वो विरासत शायद 40 साल बाद भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई की चिंगारियों में से एक बनी होगी।